सुप्रभातम बंधुओं। गत कालांश में हमने सीखा कि अनुवाद के माध्यम से हम संस्कृत भाषा का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अनुवाद के माध्यम से संस्कृत भाषा का ज्ञान, अब हम संस्कृत भाषा का ज्ञान करने के साथ ही हमने पिछले आपको अनुवाद कुछ सिखाए थे और अनुवाद में ही हमने पुरुष लिंग और उसका बोध कराया था। अब उसी के आधार पर हम देखेंगे पुरुष कितने होते हैं। ये पुरुष क्या होता है? मैं, तुम और उसका बोध कराने वाला, मैं और तुम उसका बोध कराने वाला, ये पुरुष होता है। इसी से ज्ञात होता है कि मैं है कौन से पुरुष का है, तुम किस पुरुष का है और वह किस पुरुष का शब्द है। आइए इसी के माध्यम को हम देखेंगे। इसी प्रकार तीन वचन है हमारी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में केवल एक और बहुवचन होता है, एक वचन सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन हिंदी में भी। मगर संस्कृत ऐसी भाषा है जहाँ पर त्रिवचनीय है, ये हमारा सूत्र शुरू होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही लिंग हमने आपको गत कालांश में भी बताया था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीन लिंग हैं और तीनों लोगों का आवश्यक ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। हमें जब तक इनकी पहचान नहीं होगी तब तक हम कहाँ गलती करेंगे, यहाँ पर हमारी सीधे सीधे गलती हो जाएगी। हमने लिंग को नहीं पहचाना तो यहाँ गलती हो जाएगी, वचन को नहीं पहचाना, पुरुष को नहीं पहचाना तो हमारी गलतियाँ लगातार होती रहेंगी। इसलिए संस्कृत भाषा को सीखने में सर्वप्रथम हमें वचन, पुरुष और लिंग तीनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आइए ये तद जो सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है हिंदी में वह शब्द के लिए हम इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं। सा, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमने सारणी बनाई। और यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों के आगे ये लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष में जो सा शब्द है, वह शब्द है वो तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। वो पुल्लिंग के लिए भी वो लड़का है, वो स्त्रीलिंग के लिए भी वो लड़की है, वो राधा है, वो सीता है, वो गीता है। जिससे हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ऐसे ही तत्, ते, तानी जो हमारा ये नपुंसक लिंग है, जो ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है, जिससे पुरुष और स्त्री के अतिरिक्त बोध होता है, वो नपुंसक लिंग है। हमारे साथ हम जितनी भी देखते हैं कि स्त्री और पुरुष को छोड़कर शेष वस्तुएं सब नपुंसक लिंग में आती हैं। तो जिनसे नपुंसक, तो इनके तीनों के रूप है। एक वचन में वह, सा, वह, सा, वो, तत्, वो, इन तीनों का अर्थ तो वही है, वह। अब हम ये भी देखें, ये भी वह है, ये भी वह। अब तीनों में अलग इसका संस्कृत में प्रयुक्त हुआ है। या साह, साह पे विसर्ग लगी हुई है, ये से सीधे सीधे पुल्लिंग का प्रयोग हमें बोध हो जाता है। ये शब्द पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त होगा, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। स्त्रीलिंग में केवल सा, जिसपे आ की मात्रा लगी होती है, सा का बोध होता है। सा से हमें जानकारी होती है स्त्रीलिंग, वो बालिका है, वो सीता है, सा सीता, सा बालिका। इसी तरह से तत्, वो पत्ता है, वो फूल है। तत् पत्रम, तत् पुष्पम, तत् पुस्तकम। ये जो हमें नपुंसक लिंग का बोध होगा उसमें वो की संस्कृत तत् होगी। ऐसे द्विवचन में सा, इसका द्विवचन होता है तौ, वे दोनों। सा, ते, स्त्रीलिंग के लिए बोध होगा, वे दो बालिका है, ते बालिका, बालिके, ते बालिके, तौ बालिका, तौ बालिको, या तौ बालिको होगा। देखिए जो यहाँ पर औ की मात्रा लगी है वो बालक पे भी वही मात्रा लगेगी, बालिको। ते बालिके, क्योंकि यहाँ एक ही मात्रा लगी है तो उसमें भी द्विवचन में एक ही मात्रा लगेगी। और यहाँ पे ते, अब जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, तो ते फले, दो फल,
यहाँ ते, यहाँ पर देखिए ये जो ते आया है द्विवचन में, अब जब तक हमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन का बोध नहीं होगा तब तक हम यहाँ गलती कर देंगे। ऐसे लिंग का बोध नहीं होगा तो ते हम बहुवचन में भी आता है और द्विवचन में भी आता है। हमें तुरंत तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस वचन का वाक्य है, ये शब्द किस वचन का है, तो हमें तुरंत उसका बोध हो जाएगा। ते या बहुवचन में है, पुल्लिंग में ते आता है। ते बालका संति, वे बालक हैं, समझ गए ना। इसी तरह थे ते छात्राः सन्ति। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में ता, सा ते ता, सा तौ ते, ये ता का बोध होगा। वे बालिकाएं हैं, ता बालिका संति। ऐसे ही तत् ते तानि, तत् ते तानि, तत् और ते मैंने बताया ये वह, वे दोनों और वे सब। तानि फलानि संति, तानि पुष्पाणि संति, तानि उपवनानि संति, तानि वृक्षाणि संति। जो भी शब्द आएंगे नपुंसक लिंग का बोध होगा, वहाँ पर नी लगेगा अंत में। इस तरह से हमें इनको समझना है। अब इसको आप देखिए मध्यम पुरुष में, हमने अभी तक वार्ता की थी प्रथम पुरुष की वार्ता की थी, ये अन्य पुरुष की वार्ता की थी जो हमारे सामने नहीं होता है। मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में इनमें संबंध बहुत निकटतम रहता है। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए वो हम प्रयुक्त करते हैं, मध्यम पुरुष जो हमारे सामने प्रयुक्त होता है, जिसे सीधे सीधे वार्तालाप करते हैं, वो मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है। त्वम और अहम ये मध्यम, त्वम मध्यम पुरुष है, अहम उत्तम पुरुष है। तो त्वम युवाम यूयम ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है केवल। तुम में नपुंसक लिंग नहीं होगा। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक सा ही शब्द प्रयोग होता है। तुम राधा हो, तुम राधा, समझ गए ना। तुम दोनों बालिका हो, बालिकाएं हो, तो ये उसका भी हो जाएगा। तुम सब छात्र हो, यूयम छात्राः सन्ति, या जो भी हम लगाते हैं इसको तो यूयम छात्रा कर सकते हैं, तभी ये सत्य हमारा रहेगा। जैसे अहम हो, मैं, अब मैं और आप दोनों हमारे आमने सामने होंगे। संस्कृत की सबसे अच्छी बात है तुम और आप दोनों की संस्कृत अलग है। तुम अगर हम कहते हैं तो तुम की संस्कृत तुम होगी, और आप कहते हैं तो भवान उसका प्रयोग किया जाएगा, भवान। ऐसे ही अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों, हम सब, मैं हम दोनों। जैसे मैं शिवशंकर हूँ या मेरा नाम शिवशंकर है, ममना, अब मेरा नाम बोलेंगे तो ये विभक्ति का प्रयोग हमारे सामने प्रयुक्त होगा। अगले चल के हम आपको विभक्ति का भी ज्ञान कराएंगे, कारक चिन्हों का भी ज्ञान कराएंगे। संस्कृत को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक कदम जब हम अगले बढ़ेंगे तो हमें कारक चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी, शब्द रूप की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो धातु रूप आएंगे, उनके लिए भी हमें धातु रूप और शब्द रूप, ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में देने के लिए कारक चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे। और अगली जो हमारा कालांश आएगा उसमें हम आपको शब्द रूप और कारक चिन्हों का विशेषकर आपको अभ्यास कराएंगे, ज्ञान कराएंगे। कारक चिन्ह कितने आवश्यक हैं संस्कृत में, बिना कारक चिन्हों के हम किसी भी संस्कृत को सूक्ष्म रूप नहीं दे सकते। बहुत सूक्ष्म रूप देने के लिए हमारे लिए कारक चिन्हों की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए अगली वेला में हम अलग अलग कालांश में कारक चिन्हों का ज्ञान कराएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत को हम अनुवाद के माध्यम से सरल भाषा के रूप में, सरल रूप में ज्ञान करा रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी आप परीक्षा को ले लीजिए, चाहे TGT हो, PGT हो, चाहे CTET हो, चाहे UPTET हो, चाहे UPSC हो, कोई भी ऐसी भाषा हो, कोई भी ऐसा टेस्ट हो, कोई ऐसी परीक्षा हो, यहाँ पर इन भाषाओं को, इनको हम दूर करके आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रामर की मुख्य चीज़ है ये, सामान्य ज्ञान क्या हमारे भाषा ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। इसको पढ़ने के साथ हमें हिंदी भी अगले जब हम पढ़ाएंगे तो हम इसको हिंदी में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और कितना सरलतम रूप से हिंदी के माध्यम से संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से हिंदी, क्योंकि दोनों की भाषा एक सी है। केवल
उनका लेखन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उच्चारण में परिवर्तन होता है। भाषा इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है, इसलिए ये भाषा बड़ा सरल है, इसको समझेंगे। अगले पीरियड में, अगले कालांश में हम कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कैसे कारक चिन्हों को हम समझें, उनका उपयोग करें संस्कृत में। तब तक के लिए बस इतना ही। आप सब लोग इसका अध्ययन करते रहिए और टीजीटी और पीजीटी जो हमारा ये चैनल है इसको आप ध्यान से देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो इसको बार बार देखिए, अपने इष्ट मित्रों को भी पढ़वाइए और इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी के साथ आज का कालांश था ये पूर्ण होता है। अगले कालांश में हमने आपको बताया कारक चिन्हों का प्रयोग कराएंगे। धन्यवाद।